एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली है 4 सरल समीकरण है। आज की क्लास में इस प्रश्नावली की भूमिका मतलब सामान्य परिचय हम समझेंगे। तो आज की ये क्लास आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक समझनी है, क्योंकि गणित में किसी भी प्रश्नावली को हल करने से पहले, उसके सवालों को हल करने से पहले यदि आपने उस प्रश्नावली का जो सामान्य परिचय है, उसकी जो भूमिका है, वो अगर आपने अच्छी तरीके से समझी है तो आप उस प्रश्नावली को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो आज की ये जो क्लास है वो आपको पूरी देखनी है, अच्छे से देखनी है, अच्छे से समझनी है, ताकि आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर, पूरी की पूरी प्रश्नावली आज क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। देखो, सरल समीकरण की बात करते हैं कि समीकरण होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लो, तराजू देखा है आप लोगों ने, जिसे हम अपनी तरफ क्या बोलते हैं, ताकड़ी बोलते हैं, तराजू। तो तराजू में क्या होते हैं बेटे, दो पलड़े होते हैं। एक पलड़ा तो ये इधर होगा और एक पलड़ा आपके इधर होगा। तराजू में दो पलड़े होते हैं, ठीक है ना। और ऊपर यहाँ पर एक कांटा लगा हुआ रहता है तराजू से। तराजू में जिस कांटे से तराजू को क्या किया जाता है, उठाया जाता है। अब ये तराजू क्या काम आता है, तोलने के काम आता है। कोई भी वस्तु को तोलना है तो उसके काम में आता है आपके तराजू। अब तराजू में क्या होता है बेटा, एक तरफ तो बाट रखे हुए रहते हैं, 5 किलो के, 10 किलो के, 20 किलो के, 50 किलो के, जितने भी माप आपको तोलना है, एक तरफ तो होते हैं बाट, और एक तरफ क्या होती है, वस्तु, मतलब जिसको आपको तोलना है। जो वस्तु आपको तोलनी है, कोई भी अनाज जो भी आपको तोलना है ना, वो रखी हुई होती है। तो इसका जो सही माप, सही तोल है, वो कब होगा, जब हम इसको उठाएंगे और ये दोनों पलड़े क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको उठाने पर ये दोनों पलड़े क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका जो तोल है, जो वो क्या माना जाता है, सही माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया, एक समीकरण हो गया। समीकरण में क्या होगा, बीच में बराबर का चिन्ह आ जाता है, वो क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। मतलब इसको उठाया, एक तरफ बाट रखा, एक तरफ वस्तु रखी, अगर ये दोनों पलड़े बराबर हो गए तो इसके तोल को सही माना जाता है। अब सही माना जाता है तो ये दोनों पलड़े बराबर हैं, इसका मतलब ये क्या है, एक समीकरण है। तो आपके समीकरण में भी इसी प्रकार से दो पलड़े होंगे और दोनों पलड़ों के बीच में किसका चिन्ह होगा, बराबर का चिन्ह होगा, वो क्या कहलाएगा, आपके समीकरण कहलाएगा। अब देखो, पिछली जो क्लास है उसमें आपने व्यंजक पढ़े होंगे, ठीक है ना। क्या पढ़े बेटा, व्यंजक। अब देखो, व्यंजक क्या होते हैं, कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं आपको बताता हूँ व्यंजक क्या होते हैं। जैसे 2x, ये क्या है, एक व्यंजक है, ठीक है। जैसे 3y + 2, ये भी क्या है, एक व्यंजक है, ठीक है। और मैं उदाहरण लिखता हूं, जैसे x + 3, ये भी क्या है, एक व्यंजक है। जैसे z + 3, ये भी एक व्यंजक है। तो ये सारे के सारे उदाहरण एक व्यंजकों के उदाहरण है। अब देखो, व्यंजक होते क्या है। अब व्यंजक में दो, एक तो होगा चर और एक होगा अचर। एक तो क्या है बेटा, चर। अब देखो, चर क्या होता है, चर मतलब चलने वाला, जिसका मान बदलता है, जो चलता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मतलब बदलता रहता है। तो जिसका मान बदलता रहता है वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। मतलब अंग्रेजी वाला अक्षर, अंग्रेजी वाले जितने भी अक्षर हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके चर। ABCD X Y Z, जितने भी अंग्रेजी वाले कंप्लीट सारे के सारे अंग्रेजी वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। मतलब इन सबका मान बदलता रहता है। जब भी आप किसी भी समीकरण को हल करोगे, तो जैसे x का उत्तर निकालोगे, तो कभी कभी प्रश्न में x का उत्तर 2 आएगा, कभी x का उत्तर प्रश्न में 1 आ सकता है, कभी x का उत्तर 0 आ सकता है, कभी x का उत्तर -2 आ सकता है। मतलब ये जो x का मान है वो हमेशा बदलता रहेगा, और जिनका मान बदलता रहेगा वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। मतलब अंग्रेजी वाले जितने भी अक्षर हैं वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। अब अचर, अचर मतलब नहीं चलने वाला, जो एक ही जगह रहेगा, मतलब जिसका मान कभी भी नहीं बदलेगा, वो क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। मतलब ऐसे कहते गणित वाले जितने भी अंक होते हैं, जैसे 1 2 3 10 50, गणित के सभी अंक वो क्या कहलाएंगे, आपके अचर कहलाएंगे। अब देखो, जब आप LKG में थे या फर्स्ट क्लास में थे, तब 1 को क्या बोलते थे बेटा, 1 ही बोलते थे। 2 को क्या बोलते थे, 2 ही बोलते थे। अब आज आप 7वीं क्लास में हो, तो 7वीं क्लास में भी 1 को क्या बोल रहे हो, 1 ही बोल रहे हो, और 2 को क्या बोल रहे हो, 2 ही बोल रहे हो। और जब आप आगे की क्लासों में जाओगे तब भी 1 को 1 ही पढ़ोगे, 2 को 2 ही पढ़ोगे, 10 को 10 ही पढ़ोगे। मतलब ये कभी भी नहीं बदलेंगे, एक ही रहेगा, 2 ही रहेंगे।
वो क्या कहलाएंगे, अचर कहलाएंगे। तो आप सीधे सीधे जो अंग्रेजी वाले जो अक्षर है वो तो चर है, और गणित वाले जो अंक है वो क्या है, अचर है। अब ये चर और अचर यदि प्लस के चिन्ह के साथ, माइनस के चिन्ह के साथ, गुणा के चिन्ह के साथ या फिर भाग के चिन्ह के साथ मिल जाए, ये चर और अचर इन चारों चिन्हों में से किसी चिन्ह के साथ मिल जाते हैं, वो क्या बन जाते हैं, व्यंजक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, व्यंजक। देखो यहाँ पर ये दो तो क्या है आपके अचर और x क्या है आपके चर। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है, मतलब ये दोनों कौन से चिन्ह के साथ मिले हुए हैं, गुणा के, इसलिए ये क्या है आपके व्यंजक है। अब यहाँ देखो ये दोनों तो गुणा के साथ मिले हुए हैं और ये किसके साथ, प्लस के साथ मिले हुए हैं। इसके मतलब ये जो भी उदाहरण मैंने लिखे आपके सारे सारे उदाहरण क्या है बेटा, व्यंजक हैं। अब बात करते हैं समीकरण की। यदि इन व्यंजकों के पीछे कोई भी नंबर लिख दूं बराबर में, जैसे 2x बराबर 0 लिख दिया। अब देखो बराबर का चिन्ह आ गया, बराबर का चिन्ह आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके एक समीकरण हो गया। मैंने कहा था समीकरण में कितने पलड़े होंगे, दो। देखो एक पलड़ा ये हो गया और एक पलड़ा ये हो गया। मतलब जैसे यहाँ 2x बराबर कितना है 0, तो इसको हल करोगे ना आप, इसका उत्तर निकालोगे तो यहाँ भी उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपका ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने 3y + 2 = 3, ये क्या हो गया, आपके एक ही समीकरण हो गया, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह आ गया, बराबर का। एक पलड़ा ये हो गया और एक पलड़ा ये हो गया ना तराजू। इसी प्रकार जैसे x + 3 = 4, तो ये भी क्या हो गया, एक ही समीकरण हो गया। तो समझ में आ गया समीकरण क्या होगा, जिन बीच में बराबर का चिन्ह आ जाए, एक पलड़ा इधर हो और एक पलड़ा इधर हो, मतलब तराजू के पलड़े, वो क्या कहलाएगा, आपका समीकरण कहलाएगा। ऐसे कह सकते हो कि जो व्यंजक है, अगर व्यंजकों के बराबर में पीछे की तरफ या आगे की तरफ कोई भी नंबर लिख दिया जाता है बराबर में, तो क्या बन जाता है, आपके सरल समीकरण बन जाता है। तो ये तो था आपके सरल समीकरण। अब सरल समीकरण को बनाते कैसे हैं, कुछ कथन आपको दे रखे हुए होंगे, जैसे 2x का 2 गुणा 5, x के 2 गुणा में 5 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। ऐसे आपको कथन मिलेंगे और कथन से आपको क्या बनाना है, सरल समीकरण बनाना है। फिर सरल समीकरण से हमें कथन बनाना है, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे हम सरल समीकरणों को हल करना, मतलब इनके उत्तर कैसे निकालते हैं, तो ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सरल समीकरण समझ में आ गया होगा। सीधी सीधी भाषा में, तराजू में कितने पलड़े होते हैं, 2। अब जब हम किसी भी वस्तु को मापते हैं तब इनको सही कब माना जाता है, जब ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कहना मतलब समीकरण में भी 2 पलड़े होंगे कोई से भी समीकरण में, और उनके बीच में किसका चिन्ह होगा, बराबर का। चर समझ में आ गया, अचर समझ में आ गया, व्यंजक समझ में आ गया और सरल समीकरण आपको समझ में आ गया। अब देखो सरल समीकरण बनाते कैसे हैं, पहले वो देखेंगे हम। अब देखो कुछ कथन इस प्रकार से आपको दिए हुए होंगे और उन कथनों से आपको क्या करना है, सरल समीकरण बनाना है। तो देखो बहुत ही आसान है, आपको एक ध्यान पूर्वक समझना है। देखो समीकरण हम कैसे बनाएंगे, x में 5 जोड़ने पर 7 आता है, x में 5 जोड़ने पर कितना आता है, 7। देखो x में 5 जोड़ना है तो प्लस करेंगे, x में 5 जोड़ने पर कितना आता है, 7 आता है, तो ये आ जाएगा बराबर में 7। तो ये बन गया आपके समीकरण। ये कथन है और इस कथन से मैं क्या बना लिया, ये समीकरण। बहुत सिंपल है। अब देखो दूसरा, x के तिगुने और 11 का योग 44 है। x का तिगुना का मतलब x को 3 से गुणा करो, x को किससे गुणा करो, 3 से, तो 3x, x को 3 से गुणा करें 3x हो गया। और 11 का योग, और इसमें कितना जोड़ो, योग मतलब जोड़ना, 11 का योग कितना होता है, 44 है, ये 44 आ गया। x के तिगुने, ये x का 3 गुणा और 11 का योग कितना है, 44 है, आ गया ना बेटा। अब देखो ये संख्या p और 4 का योग 10 होता है, संख्या p और 4 का योग कितना होता है, 10, मतलब p योग मतलब प्लस कितना 4, वो कितना होता है, 10 होता है। अब देखो अगला, n का 10 गुणा 70 है, n का 10 गुणा, n को किससे गुणा करो, 10 से, तो n को 10 से गुणा करोगे तो 10n, n का 10 गुणा कितना है, 70 है, तो ये प्लस में बराबर में कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो ये बन गया आपके सरल समीकरण। अब देखो अगला, यदि किसी संख्या के 6 गुने में आप 5 घटाए तो 7 प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ संख्या नहीं है ना, तो संख्या को हम कोई, यदि किसी संख्या दे रखी है तो संख्या को आप कुछ भी मान लो, x y z अंग्रेजी वाला अक्षर, तो संख्या x है। अब देखो
x के 6 गुने, x को किसे गुणा करो 6 से, तो क्या हो गया 6x। x के 6 गुने में से आप 5 घटाएंगे मतलब माइनस कितना घटाएंगे 5, कितना आता है 7 प्राप्त होता है, तो ये बराबर में कितना आ जाएगा 7। ये क्या बन गया आपके एक सरल समीकरण बन गया। आया समझे? देखो m का 1/4, m का 1/4 7 से 3 अधिक है, m का 1/4 है ना 7 से 3 अधिक है। अब 1/4 का मतलब होगा 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, 3/4 कह देता 3/4, 1/3 कह देता तो 1/3 ऐसे लिखते हैं। तो m का 1/4 मतलब m का मतलब गुणा 1/4 का मतलब 1/4, m का 1/4 7 से 3 अधिक है, m का 1/4 है ना वो 7 से कितना अधिक है तो प्लस कितना अधिक है 3 अधिक है। अब हल करो, देखो m को 1 से गुणा किया तो m/4 बराबर 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया। तो ये बन गया आपके एक सरल समीकरण। अब देखो अगला, किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। देखो संख्या नहीं दे रखी, अंग्रेजी वाला कोई सा भी अक्षर मान लो, जैसे मैंने a मान लिया। अब देखो a के 1/3, a का कितना 1/3, a का मतलब गुणा और 1/3 का मतलब 1/3, a का 1/3 में कितना जोड़ने पर 5 जोड़ने पर कितना आता है 8 प्राप्त होता है। अब देखो a को 1 से गुणा किया तो a/3 प्लस का 5 बराबर 8। ये बन गया आपके एक सरल समीकरण। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक सरल समीकरण बनाना है। अब आपको एक और इसमें समीकरण दे रखा होगा और समीकरण से क्या बनाने हैं आपको कथन बनाने। जैसे मान लो ये ले लो समीकरण x + 5 = 7, ये समीकरण दे दिया आपको। अब इससे आपको कथन बनाना है, ऐसा उल्टा करना है। अब देखो क्या है, x और 5 का योग कितना आता है 7 आता है, या तो ऐसे लिखो, या x में 5 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 7 प्राप्त होता है। तो कैसे लिखोगे, x और 5 का योग कितना है 7 है, x और 5 का योग कितना है 7 है। या तो ऐसे लिख दो, या x में 5 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 7 प्राप्त होता है। अब देखो जैसे और समीकरण लिखो, जैसे यहाँ में लिखा 7x + 3 = 10। ये अब इसको आपको कथन बनाना है। तो देखो के x के 7 गुणे में 3 जोड़ने पर कितना आता है 10 आता है। x के 7 गुणे में 3 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 10 प्राप्त होता है। तो लिखो, क्या लिखोगे, x का तिगुना और x के तिगुना और 3 का योग कितना आता है 10 आता है। ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो कि x को 7 से गुणा कर 3 जोड़ने पर कितना आता है 10 आता है। ऐसे लिखोगे तो भी आपके राइट माना जाएगा। अब जैसे और लिखते हैं, जैसे कि x + x - 4 और बराबर में 0 आ गया, ठीक है ना। अब देखो x में से 4 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। x में से 4 घटाने पर 0 मतलब 0 या 0 लिखो, एक ही बात है, 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, समीकरण से कथन बनाना है और कथन से क्या बनाना है समीकरण बनाना है। अब अगला पॉइंट देखेंगे हम इन समीकरणों को हल करना, कैसे इनको हल किया जाता है वो देखेंगे। अब देखो जो सरल समीकरण है उसको हल करने के 3 तरीके हैं। पहले चरणबद्ध विधि, फिर प्रयत्न एवं भूल विधि, और फिर ये स्थानापन्न या पक्षांतरण विधि। इन 3 तरीकों से आप सरल समीकरण को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। अब देखो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले चरणबद्ध विधि। जैसे मैंने कोई भी समीकरण ले लिया, x + 3 बराबर ले लिया मैंने 7, ठीक है। इस समीकरण को हल करेंगे हम चरणबद्ध विधि से। समझ में आ रहा है बेटा? इस क्लास को आप कंप्लीट पूरी देखनी है तो आपको ये प्रश्नावली बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। अब देखो चरणबद्ध विधि में करना क्या है आपको, ये जैसे पहला चरण, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, ऐसे चरणों में इसको हल करना है। मतलब हमें करना है, यहाँ x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करेंगे चरणबद्ध विधि में, यहाँ केवल x रखेंगे, मतलब इस 3 को यहाँ से हटाएंगे। 3 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब 3 को कैसे हटाएंगे, देखो 3 प्लस का है ना,
अगर 3 प्लस का है, अगर मैं इसमें से 3 में से -3 कर दूं तो 3 में से 3 जाएगा तो क्या क्या बचेगा आपके 0 बचेगा। मतलब इस 3 को हटाने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा -3 करना पड़ेगा। अब जब हम -3 इधर करेंगे हमें -3 उधर भी करना पड़ेगा। मतलब ये वाला जो है ये बायां पक्ष है, बायां पक्ष, और इसे कहते हैं दायां पक्ष। क्या कहते हैं बेटा दायां पक्ष। अंग्रेजी में इसे कहते हैं LHS, क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसे कहते हैं RHS राइट हैंड साइड। ये दोनों बराबर होंगे ना तो ये वाला समीकरण सही होगा, संतुष्ट होगा, ठीक है ना। अब देखो जो भी करना है आपको दोनों तरफ करना है। अगर कोई भी संख्या जोड़नी है तो दोनों तरफ जोड़नी पड़ेगी, कोई भी संख्या घटानी है तो दोनों तरफ घटानी पड़ेगी, कोई भी संख्या को गुणा करना है तो दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, और किसी संख्या का भाग करना है तो वो दोनों तरफ करना पड़ेगा। जब दोनों तरफ आप ये चीजें करते हो तो उस संख्या पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे मुझे यहाँ 3 को हटाना है, 3 को कैसे हटाऊंगा मैं, देखो x + 3। अब मैं इसमें से -3 कर दूंगा ताकि 3 में से 3 जाएगा तो 0 बच जाएगा, मतलब 3 हट जाएगा। अब बराबर पीछे देखो 7, अब मैंने -3 यहाँ किया ना तो -3 आपको पीछे भी करना पड़ेगा। जो काम इधर वही काम उधर करना पड़ेगा आपको। अब देखो x 3 में से 3 गया तो क्या बच गया 0, मतलब कोई मतलब नहीं है, ये कट गया। बराबर उधर देखो 7 में से 3 गया तो 4, तो x का उत्तर कितना आ गया आपके 4 आ गया। तो ये देखो हमने पहले चरण में ये काम किया। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे आ गया 2x + 3 = 7 ले लेते हैं। अब बेटा यहाँ भी क्या करना है, हमें चरणबद्ध विधि से सरल समीकरण को हल करना है। मतलब हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान इधर केवल x ही रखना है, हमने अपने को 3 को भी हटाना है और 2 को भी हटाना है। बताओ 3 कब हटेगा, ये प्लस का है, अगर मैं इसमें से क्या कर दूं -3 कर दूं हट जाएगा। पहले चरण में 3 को हटाएंगे, दूसरे चरण में 2 को हटाएंगे, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ हटाया 3 तो 2x + 3 कब हटेगा, जब इसमें से क्या कर दूं माइनस कर दूं। अगर इधर से माइनस किया 3, उधर भी क्या करना पड़ेगा 3 माइनस करना पड़ेगा। अब देखो 2x, अब 3 से तो 3 कट गया क्योंकि प्लस और माइनस का है, बराबर 7 में से 3 गया तो कितना आ गया 4 आ गया। ये तो हो गया पहला चरण, मतलब चरण है फर्स्ट। अब दूसरे चरण में हम क्या करेंगे 2 को हटाएंगे। अब 2 कैसे हटेगा बेटा, यदि मैं इसमें 2 का भाग दे दूं, इसमें क्या कर दूं मैं 2 का भाग दे दूं, 2 से 2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा x बचेगा। और यदि अगर मैं 2 का भाग इधर दे रहा हूं तो 2 का भाग मुझे उधर भी लगाना पड़ेगा। मतलब जो काम करना है वो दोनों तरफ करना है आपको। 2 से 2 कट गया, क्या बचा x, और 2 का भाग 4 में 2 बार, तो x का उत्तर कितना आ गया आपके 2 आ गया। तो ये आपके कौन सी विधि है, चरणबद्ध विधि है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप समीकरण को हल कर सकते हो। कोई सा भी एग्जाम्पल लेना है और उसको इस प्रकार से हल करके देखना है, फिर बाकी जब प्रश्नावली में करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। समझ में आएगा बेटा। अब दूसरी है प्रयत्न एवं भूल विधि। प्रयत्न एवं भूल विधि। अब देखो इसमें प्रयत्न करते जाना है, कभी भूल भी सकते हैं, तो वो वाली देखो क्या है, जैसे इस समीकरण ये ले लेते हैं x + 3 = 7। मतलब प्रयत्न एवं भूल विधि में क्या करना है, x का मान ही ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, इस x की जगह मान लिखेंगे, और मान लिखने पर जब इसको हल करेंगे ना तो इसका उत्तर इसके बराबर आना चाहिए। मतलब इधर जो मान रखेंगे उसको यहाँ रखने पर इसका उत्तर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। 7 आया तो x का उत्तर सही हो जाएगा। मतलब अपने मन से सोच के लिखेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले x = 1 लिखने का प्रयास किया, मतलब 1 लिखता हूँ मैं, कितना लिखता हूँ 1। तो देखो यहाँ कितना लिखूंगा मैं, 1 + 3 = 7। अब देखो 1 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 4 = 7। तो बताओ ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये जो 1 है वो x का उत्तर नहीं है। अब x की जगह मैं 2 रख के देखता हूँ, x = 2 रखता हूँ मैं। जब यहाँ मैं 2 रखूंगा तो देखो 2 + 3 = 7, 2 और 3 5, बराबर कितना हो गया 7। ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं है, तो ये वाला भी इसका उत्तर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, x बराबर में 3 रखें, यहाँ देखता हूँ 3 रखूं मैं यहाँ, तो 3 + 3 = 7, 3 और 3 कितना हो गया 6 = 7। बताओ ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी इसका उत्तर नहीं है। अब मैं x बराबर कितना रखता हूँ 4 रखता हूँ। आप माइनस वाले भी लिख सकते हो, प्लस वाले भी लिख सकते हो, ऐसे x = 4 रखता हूँ। देखो मैं x की जगह 4 + 3 और बराबर में कितना 7, 4 और 3 कितना हो गया 7 बराबर। देखो दोनों बराबर हैं,
दोनों बराबर है मतलब x का उत्तर कितना है 4 है। दोनों बराबर आ गए ना, मतलब ये सही है। तो x का उत्तर कितना आ गया, x का उत्तर आ गया आपके 4। देखो यहाँ हमने हल किया था तो भी x का उत्तर कितना आया था 4, यहाँ भी x का उत्तर कितना है 4। तो ये है आपके प्रयत्न एवं मूल विधि। मतलब आप अपने मन से यहाँ मान लिखोगे सोच के, और जैसे जैसे मान लिखते जाओगे आपको एक मान ये दोनों बराबर प्राप्त होंगे, और जहाँ पर ये दोनों बराबर प्राप्त होंगे वही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस विधि में आप जितना अभ्यास करोगे ना, उतना अभ्यास करोगे तो वो आपको डायरेक्ट यहाँ पता चल जाएगा कि मैं यहाँ क्या रखूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इसका थोड़ा लंबा है प्रोसेस, तो इसका हम कम ही यूज लेंगे, या तो हम इसका यूज लेंगे या फिर सबसे बढ़िया विधि ये वाली है। अब देखो सरल समीकरण को हल करने की जो अगली विधि है वो है स्थानापन्न या पक्षांतरण विधि। तो देखो बेटा यही समीकरण ले लेता हूं मैं, x + 3 = 7। अब देखो इसको हल करना है स्थानापन्न। स्थानापन्न का मतलब होता है पक्षांतरण करना। पक्षांतरण मतलब ट्रांसफर करना। इसमें एक जाति की संख्या एक तरफ रखनी है अपने को, और दूसरी जाति की संख्या दूसरी तरफ। एक जाति की संख्या मतलब जैसे 3 और 7 ये दोनों एक जाति की हैं, इन दोनों को एक तरफ रखेंगे। एक तरफ रखेंगे मतलब ये जो 3 है ना, इसका उधर पक्षांतरण करेंगे। अब पक्षांतरण में कुछ नियम याद रखने। अगर संख्या प्लस में है तो दूसरी तरफ अगर आप उसको भेजते हो, पक्षांतरण करते हो, तो संख्या उधर माइनस की हो जाएगी। अगर संख्या माइनस की है, जब हम उसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो प्लस की हो जाएगी। अगर संख्या गुणा में है, जब हम उसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगी। और संख्या भाग में है और जब हम उसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो संख्या किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। तो ये आपको पक्षांतरण में इन चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे आप देखो 3 और 7 दोनों एक जाति के हैं, तो 3 उधर भेजो, 3 यहाँ प्लस का है, उधर किसका हो जाएगा, देखो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 7, अब ये प्लस का है तो माइनस का 3। देखो x बराबर 7 में से 3 गया तो कितना बच गया 4। तो x का उत्तर कितना आ गया 4, है ना, बहुत ही आसान। देखो अपने को इधर तो दिमाग लगाना पड़ा, सोचना पड़ा, वहां तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसी विधि से आप सभी सवालों को हल करोगे, ठीक है ना। जहां पर नहीं बोला गया है कि कौन सी विधि से करना है, अगर वहां सवाल में आ गया कि प्रयत्न विधि या मूल विधि से करो तो फिर इसी विधि से करना है। अगर नहीं बोला गया ना कि सरल समीकरण को हल करो तो फिर हम ये विधि लगाएंगे। देखो एक उदाहरण और बताऊं, जैसे ये वाला देख लो, 2x + 3 = 7। अब इसको हल करना है। हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। एक जाति की संख्या एक तरफ, दूसरी जाति की संख्या दूसरी तरफ। अब देखो एक जाति की कौन कौन सी संख्याएं हैं, 7, 3 और 2, ये तीनों एक जाति की हैं, तीनों एक तरफ भेजो, उधर भेजो दूसरी तरफ, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 को भेज देते हैं। पहले किसको भेज देते हैं, 3 को। 2 को थोड़ी देर बाद में भेज देंगे। पहले 2x यहाँ रख गया। अब देखो 7, अब ये प्लस का है तो प्लस का किस में जाएगा, माइनस में। अब देखो 2x बराबर 7 में से 3 गया तो 4। अब देखो ये 2 भी उसकी जाति की है ना, तो उधर भेजो इसको भी। अब देखो ये 2x के गुणा में है, तो गुणा वाला किस में जाता है, गुणा वाला किस में जाएगा, भाग में। अब देखो 2 से कट गया कितनी बार, 2 बार, तो x का उत्तर कितना आ गया आपके 2 आ गया। देखो यहाँ भी x का उत्तर कितना आया था आपके 2 आ गया ना। तो ये है आपके स्थानापन्न या पक्षांतरण विधि। तो ये सबसे अच्छी विधि है, इसी विधि का हम प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वाला पार्ट है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यदि समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं, और अधिक से अधिक छात्रों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि सभी छात्र इससे अच्छी तरीके से पढ़ सके, ठीक है ना। और भी अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, उसमें आपकी हर समस्या का समाधान में करने का प्रयत्न करूँगा, ठीक है। उतारो।